आज़ादी के 70 साल के बाद भी आरक्षण तो यथास्थिति कायम रहा। बिल्कुल। और नहीं तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें आरक्षण बढ़ा भी। 100% आरक्षण कर दिया। आरक्षण का दायरा क्या होना चाहिए ये सबसे जरूरी। लालू प्रसाद चर्चा करते हैं तो लालू प्रसाद इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि लालू प्रसाद 15 साल बिहार में रहे, आरक्षण का लाभ उसको कितना मिला, और उसी आरक्षण के लाभ में लालू प्रसाद का परिवार आज कई मामलों में, चारा घोटाला से लेकर के कई मामलों में आज सजा याफ्ता भी है और उन पर केस भी दर्ज है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात में आज चर्चा आरक्षण पर हम करेंगे। ये चर्चा शुरू करने से पहले हम आप सभी दर्शकों से एक आग्रह अपील करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को आप सीरियस होकर लीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा वो वैसी खबरों वाली मुद्दे नहीं हैं जिन खबरों में आप बड़े मज़े लेकर देखते हैं। ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है और इस पर चर्चा अब होना भी चाहिए। आज़ादी के लगभग हम लोग 100वें साल की तरफ बढ़ चुके हैं और इस 100वें साल में आरक्षण का एक मुद्दा जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान हमने लोगों के मुंह से ये सुना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या देश में परिवर्तन होगा। आखिरकार क्यों ये सरकार आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर काफी ज्यादा चर्चा करती है, विपक्ष इस पर लगातार हावी रहता है। आरक्षण का मुद्दा अगर खत्म हो जाएगा तो क्या परिवर्तन आ जाएगा, अगर आरक्षण का दायरा बढ़ता है तो उससे क्या फायदे होने वाले हैं। इन तमाम विषयों पर आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद भी ये मुद्दा काफी ज्यादा हावी हो चुका है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, इस ट्वीट के बाद उनके कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही था कि नीतीश कुमार हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, पूरे देश भर में एक जातिगत जनगणना कराना चाहिए और जनगणना के हिसाब से आरक्षण में अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। आरक्षण को लेकर के विपक्ष लगातार हमला करते रहा कि आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म करेगी। क्या वाकई में ऐसा ही मुद्दा हो रहा है क्या? आज के इस मुद्दे के बात में हम इसी सब विषय पर चर्चा करने के लिए बाबा के साथ जुड़ गए हैं। कई सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के जवाब भी लिए जाएंगे, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस मुद्दे की बात में ये चर्चा होगा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये दावा करने वालों ने चुनाव बाद क्यों साधी चुप्पी, इस रिपोर्ट ने फंसा दिया है पेच। ये जो चुप्पी है बाबा, जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, खूब हमने 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस भी क्षेत्र में जाते थे, जहाँ भी जाते थे या फिर जहाँ से वीडियो आते थे, यही सवाल होता था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक बात, ये सभी चुप हो गए। विपक्ष का कोई भी व्यक्ति आरक्षण खत्म होने के मुद्दे पर मतलब सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा है। तो क्या ये जनता को सिर्फ दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती है? इस मुद्दे पर बात करने से पहले एक सबसे सामान्य सा मुद्दा है कि आप रेल में जाते हैं, सफ़र करते हैं, दो तरह की व्यवस्था होती है। एक व्यवस्था रिजर्वेशन की होती है और दूसरी व्यवस्था जनरल की होती है। जी। अगर आपको जाना जरूरी है तो आप क्या करेंगे? रिजर्वेशन नहीं मिला तो क्या करेंगे? जनरल में जाएंगे। जनरल में जाएंगे, बिल्कुल। आपके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग आरक्षण को अपना विशेषाधिकार मान लेते हैं और कुछ लोग आरक्षण से वंचित हो जाते हैं। उसी रेल में जनरल बॉगी 1 या 2 होती है, लेकिन उस रेल में पूरी की पूरी बॉगी जो होती है वो आरक्षित होती है। उसमें किसी भी जाति को पूछ करके आपको आरक्षण नहीं दिया जाता है। आप सीट रिजर्व करेंगे, अप्लाई करेंगे, आपको सीट मिलेगा, नंबर मिलेगा, जाइए बैठिए और अपने गंतव्य तक जाइए। लेकिन यहाँ आरक्षण को एक राजनीतिक मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं इसका दोहन किया जा रहा है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आज़ादी के बाद से लगातार आपने देखा होगा कि आरक्षण हर 10 साल के बाद हमारे संवैधानिक अधिकार के तहत ये आरक्षण शुरुआती दौर में 10 साल के लिए दिया गया था। इसीलिए हर 10 साल के बाद इसे बढ़ाया जाता है, समीक्षा किया जाता है और ये सर्वसम्मति से होता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा वो लोग भी शामिल होते हैं और जो लोग
पर आरोप लगता है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, वो भी शामिल होते हैं। और दोनों मिलकर के आरक्षण को एक बार फिर से 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड करते हैं। आज़ादी के बाद लगातार ये चल रहा है। इस बीच में आपने देखा होगा कि एक 10% EWS को आरक्षण दिया गया, खूब हौला हंगामा हुआ, खूब चर्चा हुई। उसकी चर्चा के पीछे जानते हैं कारण क्या था? गरीब अमीर हो जाएगा, गरीब मुख्य धारा में आ जाएगा, जाति कोई भी हो उससे अलग बात है, लेकिन वो मुख्य धारा में आ जाएगा तो फिर उनकी बात नहीं सुन पाएगा जो सुनना चाहते हैं। आरक्षण को लेकर के 2024 में इस लोकसभा चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा था तो यही था, आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान खतरे में है, बिल्कुल। संविधान जिसकी आपने देखा कि सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उसको प्रणाम किया, और उसी संविधान के इर्द गिर्द पूरे जितने 543 सांसद हैं वो घूमेंगे, खास करके जो सत्ता पक्ष में है 293, वो तो संविधान को प्रणाम करिए लिए, यानी कि संविधान खत्म नहीं हो रहा, ये क्लियर हो गया। अब आइए आरक्षण की बात पर। आरक्षण के लिए हो हल्ला कौन कर रहा है? जो खुद से आरक्षित है। एक पार्टी बना लीजिए, अपने पूरे परिवार को उस पार्टी में अलग अलग पद दे दीजिए, ठीक है, और बाकी के लोग तो है ही हैं जिनको एक टांग पे कहिए खड़ा होने के लिए, तुम्हारा आरक्षण खतरे में है, तुम्हारा आरक्षण खतरे में, सब आ जाएंगे। ऐसे लोगों को चाहिए कि पहले वो देखें कि जो आदमी ये कह रहा है कि आरक्षण खतरे में है, उस आदमी के अपने स्टेटस पर एक बार ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। कि वो क्या हमारे तरह का जीवन जीता है, क्या हमारे जैसे उसके लाइफ स्टाइल है, क्या हमारे इतना ही तंगी में वो रहता है, क्योंकि आरक्षण का लाभ वो भी ले रहा है जो ये कह रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज़ादी के 70 साल के बाद भी आरक्षण तो यथास्थिति कायम रहा, बिल्कुल, और नहीं तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें आरक्षण बढ़ा भी। बिहार में भी मंडल आयोग आया, जी जी, बिहार में आपने आरक्षण बढ़ाया, अब आप 75% आरक्षण 100% कर दीजिए। 100% आरक्षण कर दिया। आरक्षण का दायरा क्या होना चाहिए ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जो हमारे पास आंकड़े आए हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, 100 वर्षों का रिपोर्ट हम लेकर के आए हैं आज़ादी के बाद से, 1922 से नहीं, 1922 से लेकर के आज़ादी के पहले से, 1922 से लेकर के 2023 तक का एक सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें कुछ लोगों ने मिल करके ये सर्वे किया है। और उस सर्वे रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। वो ये बता रहे हैं कि आरक्षण से किसी खास लोगों को फायदा हुआ है, सब समाज को नहीं हुआ है। जिसकी चर्चा लालू प्रसाद यादव ने की है। जी। लालू प्रसाद चर्चा करते हैं तो लालू प्रसाद इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि लालू प्रसाद 15 साल बिहार में रहे तो उन्होंने अंतिम पायदान के लोगों को क्या दिया, ये बहुत जरूरी हो जाता है। आरक्षण का लाभ उसको कितना मिला, और उसी आरक्षण के लाभ में लालू प्रसाद का परिवार आज कई मामलों में, चारा घोटाला से लेकर के कई मामलों में आज सजा याफ्ता भी है और उन पर केस भी दर्ज है। और तेजस्वी यादव, जमीन घोटाला से लेकर के बहुत सारी चीजें। हाँ, और बाबा तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन में केक भी काटते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें होती हैं। वही आरक्षण लेकिन लेके उस जिस व्यक्ति को वो बता रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस व्यक्ति को क्या मिला? वो आज भी कंधे पर लाठी लेकर के भैंस के पीठ पर चढ़ करके और भैंसे चरा रहा है। कभी लालू प्रसाद भी यही कहते हैं कि हम भैंस चराते थे, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन आरक्षण को कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों को बरगलाने और उनके वोट हथियाने का एक कहीं ना कहीं साधन बना लिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या चिराग पासवान को आरक्षण की जरूरत है? क्या चिराग पासवान को आरक्षित सीट से लड़ने की जरूरत है? क्या आरक्षण के दायरे में चिराग पासवान को आना चाहिए? ये बात मैं सिर्फ चिराग पासवान के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं दलित समाज से लेकर के उस सर्व समाज के तरफ भी पहुँच रहा हूँ। क्या ईबीसी को, जो लोग ईबीसी में हैं, उन लोगों को आरक्षण, क्या मुकेश सहनी को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या हरीश सहनी को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या राजभूषण निषाद को आरक्षण मिलना चाहिए? क्योंकि इनके पास क्षमता है करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव लड़ने का। ऐसे लोगों को आरक्षण किस तरह से आप दीजिएगा? तो क्या आरक्षण का दायरा जो बनाया गया रास्ता उसी रास्ते में होना चाहिए या उसका परिवर्तन होना चाहिए?
जो आंकड़े हैं उस आंकड़े पर मैं आता हूं कि 100 वर्ष का ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आय की असमानता पर यह रिपोर्ट पेश किया गया है। इस रिपोर्ट की चर्चा आप धीरे धीरे देखिएगा, हम लोगों ने शुरू की है, इसके बाद खूब चर्चा होगा इस पर। आय की असमानता में इसमें भी दो तरह की बातें दिखाने की कोशिश की गई है। कोशिश ये की गई है कि कोई खास वर्ग है जो जिसकी उस पर अपने एक खबर आपके साथ किया था, याद है? जी। सवर्णों पर हमने किया था कि सवर्णों के पास 88% जो है वो देश की संपत्ति है। लेकिन ये आंकड़ा बिल्कुल उसके उलट है। और कहीं ना कहीं जब आप इस पेन को लेने की क्षमता सब में आप रख देते हैं तो किसी खास के पास क्यों है, इसको और लोगों में डिवाइड क्यों नहीं किया गया, और नहीं किया गया तो इसका दोषी कौन है? क्या वो लोग हैं या फिर आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप जिस आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, सारा लाभ अकेले ले रहे हैं, वो है। इस 100 साल के रिपोर्ट में जो हमारे पास आंकड़ा आया है वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब, ये एक संस्था है जिसके द्वारा ये किया गया है, और जारी करने के साथ साथ इनकम एंड वेल्थ इन को लेकर के इसमें जो भारत का आंकड़ा दिया गया उसमें 1922 से लेकर के 2023 तक के ये आंकड़े हैं। 100 वर्षों के इस आंकड़े में द राइज ऑफ विलेनियर्स राज की भी चर्चा की गई है। इसके साथ साथ इसके अनुसार 2014 से 2015 तक और 2022 से 23 के बीच में असमानता बहुत बढ़ी है। इसमें आप किसी खास सरकार को टारगेट नहीं कर सकते हैं, सब इसमें दोषी हैं। उन्हें वो कहावत सुने हुई है कि हमाम में सब वही है, कपड़ा देह पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको जो इस आंकड़े को लाने वाले हैं नितिन भारती हैं, लुकास चांसेल हैं, थॉमस पिकेटी हैं और अनमोल सोमोची हैं। इन लोगों ने लाया है और संयुक्त टीम ने जो शोध किया है उस शोध के अनुसार से 1% धन कुबेर के पास 22.6% इस देश की संपत्ति है और वो उसका लाभ उठाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा 50% की आबादी के पास 15% है और आय का 64% संपत्ति इनके पास है। दूसरी तरफ 40% जो लोग हैं, जो मध्यम लोग आते हैं, उनके पास संपत्ति का 40% आबादी वाले के पास 27%, इनके पास आबादी के पास 28.6% संपत्ति है। यानी कि ये असमानता जो है वो आरक्षण से जुड़ी हुई है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आप अगर जाते हैं तो आरक्षण का लाभ मिला, आरक्षण के लाभ में जिन जातियों को आरक्षित कोटि में रखा गया है उन जाति के कुछ लोग हैं जो उस जाति को पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं और उसका फ़ायदा भी अपने तक सीमित कर देते हैं। जी। आज भी आप गांव में चले जाइए, गांव के अंतिम किनारे पर 10-5 ऐसे घर आपको मिल जाएंगे जहां सुअर भी मिलेगी आपको। वहां आप देखिएगा बांस से लोग बीनने वाले लोग भी हैं। हालांकि जरूरत सबकी है, बिल्कुल। लेकिन क्यों नहीं ऐसे लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था की। उस जगह पर जाइएगा आप तो स्लम बस्ती की तरह वो नजर आएगा आपको, वहाँ गंदगी नजर आएगी, वहाँ बहुत तरह की चीज नजर आएगी। क्या ये आरक्षित लोग उस आरक्षण के दायरे को, उस आरक्षण की सीमा को वहां तक नहीं पहुंचा सकते थे? बिल्कुल। क्या उस जगह के लोगों के लिए पक्के मकान तो बने हैं, लेकिन वहाँ नल जल की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? अगर नल जल की व्यवस्था हो भी गई है तो उसके अलावे क्या उनको, उनके जानवरों को रखने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो सकती थी? अगर वो नहीं हो सकती थी, क्या उनको उनके शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? बिल्कुल। क्या एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया जा सकता कि जाकर के वहाँ उन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करने की जरूरत महसूस हो? क्या उनके द्वारा बांस से बनाई गई या अन्य चीज़ों से बनाई गई सामग्री को एक मार्केट नहीं दिया जा सकता था? बिल्कुल। लेकिन इन सारी चीज़ों को से वंचित करके उन्हें सिर्फ वोट का एक बक्सा बना दिया गया है जो जा करके साल में 5 साल में एक बार टिप देते हैं। और यही तो एक वजह है ना कि रोहिणी आयोग का रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार लाने की तैयारी में है, ताकि पता चले कि जो आरक्षण के मुद्दे को सवाल उठाते हैं वो कितना क्रीम खा रहे हैं, बाकी लोगों को कितना दे रहे हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार सीरियस भी है। बिल्कुल। देखिए, ये एक असमानता जो है, ये इस असमानता को आप, ठीक है, असमानता की बात आप कर रहे हैं। आरक्षण अगर मान लेते हैं कि 50% आरक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, 49.5%। उस आरक्षण के दायरे में कौन लोग आते हैं? चलिए, इस आरक्षण के दायरे को आप एक तरफ रख दीजिए, 36% ईबीसी है। तो ईबीसी वाला आरक्षण का जो दायरा है वो उन्हीं को मिल रहा है ना।
उसमें लाइफ स्टाइल, जीवन शैली आप देख लीजिए कि उसमें नेता जो हैं, जो ये कहते हैं कि खत्म हो जाएगा, उनकी संपत्ति कितनी है, बाकी और लोगों की उनके संपत्ति समाज के लोगों की संपत्ति कितनी है। आपको ये पता चल जाएगा कि आरक्षण को कौन लूट रहा है, आरक्षण का हिस्सेदारी कौन पचा रहा है। उसके बाद ओबीसी में आइए, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि कौन ले रहा है। आप SC ST में आइए, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि किसके पास है। कारण कि जो लोग मेन फ्रेम में हैं उन्हीं के पास सब कुछ साधन उपलब्ध है, बाकी के लोग आज भी उस आरक्षण को कहीं ना कहीं खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि जब जब चुनाव आता है तो कुछ मुद्दे उभर के सामने आते हैं। इस बार 2024 के चुनाव में प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था संविधान और आरक्षण जी। ये दोनों के समाप्त होने की बात कर रहे थे, लेकिन ये वो शगुफा था जिसमें वो बीरबल वाला कहानी कल बोले थे, कल कहानी हमने बताया था बीरबल की, बिल्कुल उसी तरह से उस लालटेन के दिए की तरह आज भी आरक्षण के दायरे में आने वाले लोग उस आरक्षण को ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा है। तो इसी में बाबा एक सवाल मुझे लगता है कि करना चाहिए कि जिस तरीके से आज़ादी के बाद लगातार समीक्षाएं होती हैं, हर 10 साल पर समीक्षा करके आरक्षण को फिर से लागू किया जाता है, तो क्या ये असमानता और समानता के बीच बदलाव नहीं हो जाना चाहिए? तो इसमें भी तो बदलाव कर देना चाहिए। देखिए रत्नेश, जब तक जातीय आधार पर आरक्षण होता रहेगा, ये बहुत कड़ा शब्द है और इस शब्द के बाद बहुत लोग विवादित भी बात कहेंगे, जब तक इसको जातीय आधार से मुक्त किया जाता नहीं किया जाता है, ठीक है जातीय आधार पर भी रखिए, लेकिन उन लोगों को उस दायरे से बाहर कीजिए ना। आप तय कर दीजिए कि जिसके घर में 1 लाख रुपया महीना आता हो उसको इस दायरे से बाहर करेंगे, 50,000 रुपया महीना जिसके घर में आता हो उसको बाहर करेंगे, बाकी के लोगों को आरक्षण का लाभ देंगे। देखिए कैसे जीवन सुधरता है। उसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए, मॉनिटर कीजिए, सारा मैकेनिज्म आपके पास है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर रहा है। तो इसके पीछे का कारण है कि कहीं ना कहीं आपके उस नियत में भी और आपके नीति में भी दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। कारण कि 100 साल का जो आंकड़ा आया, उस आंकड़े को देख करके तो यही लग रहा है ना कि इसमें जो अमीरी और गरीबी का जो एक बड़ा खाई है वो कहीं ना कहीं इसी के चलते ना है। इसको आरक्षण से भी जोड़ के देख लीजिए आप, या फिर इसको देख लीजिए कि और चीजों को आपने मैच्योर नहीं किया है जी। अगर मान लेते हैं हम एक व्यवसाय करते हैं, हम चप्पल का व्यवसाय करने चले, मेरा व्यवसाय चल गया, हम अमीर हो गए, तो क्या हमारे साथ साथ और लोगों को उस व्यवसाय से नहीं जोड़ा जा सकता है? और लोगों से वो व्यवसाय नहीं कराया जा सकता है? अगर किसी हिसाब का उदाहरण बिल्कुल सही आंसर देता है तो बाकी के हिसाब तो उस उदाहरण बनेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ सरकार के पास समीक्षा और डर दोनों की तरफ है। विपक्ष के पास भी डर है कि हमारा वोट बैंक टूट जाएगा, और सत्ता पक्ष के पास भी डर है कि हमारा वोट बैंक टूट जाएगा। आपको याद होगा 2015 में आरक्षण ही वो मुद्दा था जिस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ा था। एक बार फिर से इस बार भी यही मुद्दा सामने रख करके कोशिश किया गया था कि बिहार में इस जातीय जो समीकरण है इसको गढ़ करके आरक्षण का भय दिखा करके और आगे किया जाए। कुछ दिन आप देखिएगा हिंदू मुसलमान का भय था, अब आरक्षण का भय है, संविधान का भय दिखाया जा रहा है, और ये असमानता जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसकी खाई बढ़ती जा रही है। तब आप कहिएगा क्या कि सवर्णों के पास इतना है, तो फलाने के पास इतना है, तो ठिकाने के पास इतना है। तो इसमें जातीय बंधन से आजाद कर क्या गरीबी अमीरी कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हर सेक्टर में जो आरक्षण का एक सीमा, एक दायरा जो सेट किया गया है, उस सीमा, उस दायरे में कम से कम एक बात जरूर होनी चाहिए कि उसी समाज के उसी आरक्षण के आधार को, बेस को बना करके, उसी प्रतिशत को बना करके, और उसमें जो लोग संपन्न हैं उनको आरक्षण से बाहर निकाल करके बाकी के लोगों को आरक्षण देना चाहिए। ये अगर हो जाता है तो आप समाज में एक समरसता लाने की कोशिश करेंगे, और समानता तभी आ सकती है जब आप इस पर गहन अध्ययन करें। ये एक लालू प्रसाद यादव ने सवाल खड़े किए थे कि संपन्न लोगों के पास आरक्षण है तो संपन्न लोगों को आरक्षण छोड़ना चाहिए। अब इसका मतलब बिल्कुल छोड़ना चाहिए, इनको स्वेच्छा से छोड़ देनी चाहिए थी, एक मिसाल कायम होता, लेकिन ऐसी हिम्मत कहाँ कोई कर पाता है? ऐसी हिम्मत कहाँ? जीतन राम मांझी आरक्षण छोड़ दें तो फिर रिजर्व सीट से चुनाव कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उनको जरूरत क्या है? जब इतने संपन्न हैं आप, इतने बेहतरीन हैं आप, तो फिर आप इन सब चीजों पर क्यों अटक जा रहे हैं? आप बता रहे हैं कि हम बदल देंगे, हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे। भाई आप अपने समाज के ऐसे संपन्न व्यक्ति हैं, आपके पास सब कुछ साधन उपलब्ध है, तो फिर आरक्षण आप क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? एक
निश्चित रूप से रोहिणी आयोग की बात आपने की, रोहिणी आयोग की चर्चा आपने शुरू कर दिया। एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जिसमें आरक्षण की जो मूल अवधारणा है, जिसके लिए ये संविधान और आरक्षण दिया गया था, कि अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को उस आरक्षण से जोड़ करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। ये अगर नहीं हो रहा है तो इस आरक्षण का कोई फायदा नहीं है, और इस आरक्षण को एक बार फिर से समीक्षा करके उन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। कहाँ इसमें कमी रह गई है कि अंतिम पायदान पर खड़े लोग डेवलप नहीं कर पा रहे। वही अंतिम प्रश्न है कि गरीबी अमीरी की खाई को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किस तरह से बदलाव किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए सबसे जरूरी है कि सरकार एक मैकेनिज्म डेवलप करे, जिसकी बात हम चर्चा कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करे। अब तो बहुत सारी चीजें आर्थिक आधार पर भी सर्वेक्षण हुए हैं, गणना हुई है, जातीय आधार पर गणना हुई है, किस जाति में कितने लोग गरीबी रेखा में हैं, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उनको आरक्षण का लाभ पहुंचवाइए। निश्चित रूप से चीजें बदलेंगी, लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे हैं। वो तो आपका एक बेसलाइन था। 2024 के चुनाव से पहले आपने एक शगुफा छोड़ा था कि हमको पता चल जाए कि हम कितना है जी, और इसी पर ठोंक रहे हैं ना आप। बिल्कुल बिल्कुल, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल। अब आप डॉक्टर को ही अगर मान लेते हैं कि बनाते हैं आरक्षण के दायरे से, चलिए हम इस बात से ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक डॉक्टर जो कि आपके जीवन के साथ उसका सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उसको भी आप उसी तरह से लेकर के आइएगा, उसको भी बूस्टअप करके ले आइएगा, तो वो ऑपरेशन किस तरह का करेगा। जहां ज्ञान की जरूरत है वहां तो कम से कम ज्ञान की बात कीजिए। बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें आप और सी भी चीजों को जोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक आरक्षण की समीक्षा नहीं होगी, और आरक्षण को खास करके समीक्षा का मतलब है कि जिस सेक्टर को जितना आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण से उन लोगों को अलग किया जाए जो लोग उस आरक्षण का लाभ तो उठा रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, सब तरह से वो कैपेबल है, और ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण से दूर होना चाहिए। जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों तक आरक्षण पहुंचना चाहिए। चलिए देखिए, मुद्दे की बात में आज आरक्षण का मुद्दा उठा क्योंकि लालू प्रसाद यादव के एक ट्वीट ने हड़कंप मचाया है। एक सर्वे रिपोर्ट आया जिस सर्वे रिपोर्ट में ये कहा गया कि लगभग 88% जो देश की आय है वो एक संपन्न वर्ग के पास है, बाकी जो 9% का आय है वो बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े अति पिछड़ों के पास में है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार को जातीय जनगणना करा के आरक्षण के दायरे में बढ़ोतरी करना चाहिए, और इस विषय पर आज मुद्दे की बात हमने की है, बाबा से चर्चा किया है। आपको क्या लगता है, ये राय कमेंट में जरूर रखिएगा। जुड़े रहिए, भारत लाइव पर तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।